हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा क्लास 10th का। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के सैम्पल पेपर की वीडियो। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके बायोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। योर 10th बोर्ड एग्जाम जो कि हमारे सर पे बैठे हैं, है ना, परेशान कर रहे हैं। आज हम उस परेशानी को दूर करेंगे और हर क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। बेटा वैसे जो मैं आज क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रही हूँ वो ओसवाल का पेपर है, पर हम बाकी सारे पब्लिकेशन के पेपर भी आपके साथ सॉल्व करेंगे और हर चीज़ को डिकोड करेंगे ताकि एग्जाम में यूं क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। बस चाहिए क्या मैम को? वही चीज़, आपका कंसंट्रेशन, आपका डिटर्मिनेशन एंड योर फोकस। भाई ये चाहिए मैम को आपका। तो फिर देखते हैं कैसे हमें कोई सक्सेस होने से रोकता है। तो चलिए करते हैं आज बिना देरी करे क्वेश्चंस की स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेटा सेक्शन ए से, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप और हर क्वेश्चन की वेटेज होती है बेटा 1 मार्क की। 1 मार्क की वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बच्चे बोलते हैं तुक्के से कर लेंगे। अरे तुक्का क्यों लगाना है, कंसेप्ट को डिकोड करते हैं, सारे अपने आप ही कंसेप्ट क्लियर है हमारे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है एमसीक्यूज का हमारा। ओके, हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज सिलेक्ट दिस स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। जो भाई जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। जीन क्या होता है तो हमारे बच्चों को पता है मैम, जीन तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है। हम जानते हैं जीन इज नथिंग, इट इज एन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये तो हेरिडिटी की यूनिट है, ये हेरिडिटी के बारे में बताता है। आप कहेंगे मैम हेरिडिटी ये तो हमारा चैप्टर है। हम जानते हैं कि हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर from one generation to another, from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही तो हेरिडिटी है। और उस हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है? जीन। विदाउट ऑफ जीन तो हम लोग कर ही नहीं सकते ये काम। बिल्कुल। तो देखिए अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जीन के बारे में। चलिए पहली स्टेटमेंट है जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब कि जीन जो है वो एक तरह का स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए का। हाँ भाई, डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है? जीन ही होता है। आप कहेंगे मैम बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। तो अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। क्या प्रोटीन को कोड नहीं करता? गलत बात है भाई, क्यों नहीं करता? हर चीज को कोड करता है। इट इज रॉन्ग। इन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर गिवन स्पीशीज, स्पीशीज मतलब प्रजातियां, प्रजातियों के अंदर अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। एक स्पेसिफिक जीन में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम होता है। बिल्कुल। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे मैम 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मैम। बिल्कुल, टोटल 46 होते हैं। तो एक स्पेसिफिक जीन एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे होता है। आप कहेंगे मैम बिल्कुल ठीक बात है, क्रोमोसोम ऐसे बनाते थे ना, सेंट्रोमर ऐसा स्ट्रक्चर पेयरिंग में। बिल्कुल। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन। क्या एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन होता है? गलत। तो कौन कौन सी बात सही है? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट है, यही मैम ने आपको बताया। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में सारे ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन करता है। जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। बिल्कुल, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल, स्पिंडल शेप में। बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच मेटल इज फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सी मेटल मिलती है? क्रोमियम नहीं मैम, हमने नहीं सुना। CO नो मैम, कोबाल्ट भी नहीं। आयरन नहीं मैम, मैग्नीशियम तो पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। बिल्कुल, आंसर है मैग्नीशियम। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, ओके, ये फिगर है, शायद हमारे याद आ रहा है मैम, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है रिप्रोडक्शन का। बिल्कुल। क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे मैम सबसे पहली बात तो ये डाइकॉट दिया हुआ है, क्योंकि आपने बताया था कि डाइकॉट का मतलब होता है जिसके 2 कॉटिलोडन होते हैं और हमको तो 2 दिख रहे हैं। कहाँ से 2? ये रहा एक, ये रहा दूसरा, 2 कॉटिलोडन्स है। तो ए क्या है? बी क्या है मैम? बी तो हमें पता लगा लिया कि ये तो हमारा कॉटिलेडन है। ए क्या है? अब ये जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ऊपर की ओर जो निकलता है पार्ट वो कहलाता है पल्म्यूल।
जो कि बच्चों एक तरह की फ्यूचर शूट होती है, जो फ्यूचर में जाके शूट बनाती है, जो कि अबव द ग्राउंड होती है। और नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल, जो कि क्या होता है, जो होता है फ्यूचर रूट, जिसका काम है फ्यूचर में किसको बनाना, फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ए पल्म्यूल, कोटिलोडन एंड योर रेडिकल। दिस इज योर आंसर, पल्म्यूल, कोटिलोडन, रेडिकल। देखो ये ना, ए रिप्रेजेंट पल्म्यूल विच फॉर्म अ शूट, जो कि शूट बनाता है। बी रिप्रेजेंट कोटिलोडन, और कोटिलोडन क्या होता है, ये स्टोरेज फूड है। भाई जब तक बीज है, अभी प्लांट तो नहीं बना, जब तक वो प्लांट खुद अपना खाना बनाने में केपेबल नहीं है ना बेटा, तब तक कोटिलोडन फूड प्रोवाइड करता है। तो कोटिलोडन एक तरह का स्टोरेज ऑफ फूड है, या स्टोरिंग फूड कह सकते हो आप। ठीक है, एंड सी रिप्रेजेंट रेडिकल विच फॉर्म दी रूट्स, जो रूट्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो, हमने एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट को आइडेंटिफाई किया डाइकॉट सीड के। फर्स्ट यू विल रिक्वायर्ड अ डाइकॉट सीड, ऑब्वियसली बात है भाई, पहले तो डाइकॉट सीड चाहिए हमको। सिलेक्ट द डाइकॉट सीड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन कौन सी डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब मैम जिसमें 2 कोटिलोडन होंगे, बिल्कुल। अब 2 कोटिलोडन पहचानते हैं, वीट के 2 कोटिलोडन होते हैं, आप कहेंगे मैम नहीं होते। ग्राम के होते हैं, हाँ। मेज के नहीं लग रहे, पी के, बार्ली के, ग्राउंडनट, मूंगफली हो जाते हैं। तो कौन कौन सा आ गया, ग्राम पी, ग्राउंडनट, ग्राम पी, ग्राउंडनट, यही तो हमें सबसे बेस्ट लग रहा है ना, ग्राउंड पी, ग्राउंडनट, बिल्कुल। जिनकी भाई तोड़ के जिसके 2 हिस्से कर सकते हैं, उसी के तो 2 कॉर्ड बनेंगे। ग्राम चना है, बीच में से तोड़ के 2 हिस्से कर सकते हैं, मटर के कर लेते हैं, हम मूंगफली के भी कर लेते हैं। फिर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वो ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, तो उसका नाम क्या है मैम, उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है बच्चों को याद है? यस मैम, डीएनए में डीएनए कॉपिंग के थ्रू जो थोड़े बहुत ही क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। बिल्कुल। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, जीन की स्टडी है। जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी जो कि डीएनए कॉपी के थ्रू आता है। हेरिडिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट जनरली कंसिडर अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फील्ड है बच्चों, बट इंटरेस्टेड फ्रीक्वेंटली विद मेनी अदर लाइफ साइंसेज, पर और भी बहुत सारी ब्रांचेस जहां से इसका को रिलेशन बनता है। एंड स्ट्रॉन्गली लिंक विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, भाई सिस्टम को तो पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो उससे भी लिंक करता है ये सिस्टम। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्पायर थ्रू द लंग्स, जो लंग्स से रिस्पायर नहीं करता? डक, फ्रॉग, टेडपोल, वेल। आपको मैम वेल तो नहीं सुना हमने कभी, पर वेल मैमल है, पर पानी में रहता है, कौन सा है ऐसा? ओके, हम तो मैम वेल ही लग रहा है कि शायद वेल नहीं करता, पर बेटा जी वेल जो होता है ना, इसके बारे में एक बातें याद रखनी है कि वेल एक तरह का बेटा मैमल होता है। वेल इज नॉट अ फिश, वेल इज अ टाइप ऑफ अ मैमल, और मैमल तो लंग से करते हैं, तो मैम डक भी करती है, बिल्कुल करती है। फ्रॉग तो एम्फीबियन होता है, ये भी करेगा, तो कौन नहीं करेगा? टेडपोल। क्यों? अ टेडपोल लिव अंडर वाटर, भाई पानी के अंदर रहता है, सो इट हैज ओनली वन वे ऑफ गैसेस एक्सचेंज, थ्रू द गिल्स। पानी में रहने वाले तो गिल्स से ही करेंगे, क्योंकि गिल्स क्या करता है, आपकी डिसॉल्व ऑक्सीजन को सिंथेसाइज, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं ना, इसलिए डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आप बोलेंगे मैम हमें जरूरत पड़ेगी गिल्स की। फर्स्ट द टेडपोल ओपन द माउथ, अपना माउथ ओपन करता है टेडपोल टू लेट द वाटर एंटर, ताकि पानी उसकी बॉडी के अंदर आ सके। देन द वाटर मूव इनटू द गिल्स, फिर पानी गिल्स में जाता है, विच कंटेन अ स्मॉल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं लैमा, लैमा के अंदर जाता है। सिंपल पॉइंट है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम लोग बनाते थे ना कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस से निकलने वाली ये ट्यूब हम लोग बनाते थे कुछ इस तरीके से, याद हो गया हमारे बच्चों को? बच्चों मैम की ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ आना, पर फिर भी कोई बात नहीं बच्चों। ये पेनिस होता है,
मैम ने क्या बनाया है, ये मैम ने ड्रॉ की है टेस्टिस, ये मैम ने आपके लिए ड्रॉ की है वेस्ट डिफेंस, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये मैम ने नीचे ड्रॉ किया है पेनिस, जो कि कॉमन रीजन होता है स्पर्म और उसके पास। ये मैम ने आपका यूरेथरा बताया है, और यहीं पर लिंक होते हैं हमारे दो ग्लैंड्स, योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स बच्चों, योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड योर सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पर होता है आपका कनेक्टेड यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे होता है आपका ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। चलिए मैम अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं अब हम लोग बच्चों स्पर्म। सबसे पहले स्पर्म कौन बनाते हैं, तो कहेंगे टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। जब कॉपुलेशन होता है या सेक्सुअल मीटिंग होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस समय मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म का होता है फॉर्मेशन। बिल्कुल, तो कहाँ से कहाँ होती है, तो मैम सबसे पहला तो हो गया टेस्टिस, तो सब में मैम टेस्टिस ही है। ओके, टेस्टिस के बाद वेस्ट डिफेंस में जाता है, तो मैम टेस्टिस के बाद वेस्ट डिफेंस वाला तो एक ही ऑप्शन है, बाकी में तो यूरेटर आ गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास डी, क्योंकि वेस्ट डिफेंस वो ट्यूब है जिसमें से स्पर्म ट्रेवल करती है। ये रहा टेस्टिस, वेस्ट डिफेंस स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस एंड देन कैरिड बाय वेस्ट डिफेंस टू द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा वो कॉमन पैसेज होता है जहाँ से मेल का यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होती है। ठीक है बच्चों। असर्शन एक स्टेटमेंट, रीजन एक स्टेटमेंट, चेक करना है। गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, हम कहेंगे मैम बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है जी। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर मैन्युपुलेटेड बाय ह्यूमंस, इंसान उनको मैनिपुलेट करता है, बिल्कुल। पर क्या ये दोनों बातें तो ठीक है, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन लग रहा है? नहीं, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस का बता रहा है, वो आर्टिफिशियल का बता रहा है, तो हम कहेंगे मैम दोनों बातें ठीक है, ट्रू है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, ये हमें नहीं लग रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ये नहीं, इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आएगा बेटा, इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इसको आप ठीक कर लेना। ओके, नेक्स्ट एंथेरोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया, ओके, शो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, कि भाई एंथेरोजोइड्स हैं किसके, एंथेरोजोइड फ्यूनेरिया के, वो शो करते हैं यहाँ पे आपका कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। और ठीक है भाई, ये बात सच है भाई, एंथेरोजोइड सच में ही कीमोट्रॉफिक मूवमेंट करते हैं, मतलब कि मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की डायरेक्शन में करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये दिस इज अ पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, पैराटोनिक है, नॉर्मल मूवमेंट है ये, तो दोनों बातें भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, ओके, अब आ गए हम लोग सेक्शन बी पे। 1 मार्क क्वेश्चन ओवर हो गए बच्चों हमारे। अब हम सेक्शन बी पे आ रहे हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जिनकी वेटेज आपकी आएगी बेटा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कितना लिखे मैम, तो बच्चों 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, तो मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा हमको लिखना ही नहीं है, बस खत्म काम हमारा। चलिए, in what way is the nerve control in multicellular animals superior to chemical control, मतलब नर्व कंट्रोल इतना बेटर क्यों है केमिकल कंट्रोल से? सिंपल आपसे पूछे तो हम बोलेंगे कि नर्व कंट्रोल बेटर है, क्यों? क्योंकि नर्व कोऑर्डिनेशन में जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए ये ज्यादा बेटर है। देखिए इसका आंसर, nerve control is superior to chemical control because it allows faster communication and coordination within a multicellular organism through electrical impulse, ठीक है बस। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फूड चेन, ओके मैम हमें दिख रही है फूड चेन है, 5 जूल इज एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन, मैन कहाँ गया भाई, ये खड़े हमारे मैन जी, इनके पास एनर्जी है 5 जूल। तो हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू
प्रोड्यूसर लेवल। अब हम प्रोड्यूसर कौन होता है, तो हमें याद है कि प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, तो वो तो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल प्लांट्स, मतलब अपने प्लांट्स के पास पूछ रहे हैं वो कि कितनी एनर्जी है, तो इसके पास 5 जूल है, आपको प्लांट की बतानी है। तो याद है हमें कि यहाँ पर अप्लाइड होता है 10% लॉ लगता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी। बिल्कुल, तो अब हमें उल्टा करना है। तो भाई शीप का 10% मैन को मिला है, पहले हम अपने ये लिख लेते हैं कि भाई प्लांट के बाद शीप, शीप के बाद मैन, कि भाई मैन के पास 5 जूल है। ये 5 जूल है क्या, ये 5 जूल बेटा शीप का 10% है। तो हम मान लेते हैं कि शीप की जो एनर्जी है वो x है, x मान लेते हैं। इसका 10% हमने किया, 10% मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आंसर 5 आ रहा है। यहाँ से x निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो x हो जाएगा 50 जूल। इसका मतलब इनके पास जो एनर्जी थी वो कितनी है भाई, 50 जूल। तो ठीक है जी, शीप के पास 50 जूल है। अब जो ये शीप का 50 जूल है ये क्या है, ये प्लांट का 10% ही तो है। तो अब हमने प्लांट के 10% को y मान लिया, तो y का 10% हमारा आ रहा है 50। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आ जाएगा आपका 500 जूल। कितना आ जाएगा y बच्चों आपका 500 जूल। बस ये हो गया आपका आंसर। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ 5 जूल एनर्जी इज अवेलेबल टू द मैन के पास 5 जूल एनर्जी है, then 10% energy is available to primary consumer, so that primary consumer is filled with 50 joule. Producers consume only 1% energy जो कि available थी 5000 joule is available to the producer। ठीक है बच्चों, तो 500 जूल एनर्जी प्रेजेंट होगी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। Thus the question is primary consumer not a producer बच्चों, तो यहाँ पे आंसर ही प्राइमरी कंज्यूमर का दिया गया है। ओके 50, तो यहाँ पर आंसर ठीक है, थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है 500। ओके चलिए, ओके नाउ हियर योर सेक्शन सी, जिसमें 7 क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का है भाई। देखो अ मैन, चलिए भाई एक मैन है विद ब्लड ग्रुप ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ओहो मैरी हो गई, एक ऐसे पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। देन द डॉटर हैज अ ब्लड ग्रुप ओ, ओ डॉटर का भी ए। इसका मतलब ए का या मैन का जीनोटाइप क्या होगा, मैन का जीनोटाइप होगा IA-IO, और फीमेल का तो IO-IO ही होगा, क्योंकि बेटा ये तो होता है रिसेसिव इन नेचर, ये डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, इन दोनों की एक बार मीटिंग हो गई होगी, तभी तो IO-IO वाली कंडीशन आई है, जो कि किसमें देखने को मिल रही है, जो कि देखने को मिल रही है डॉटर के अंदर। ठीक है, देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच इज द ग्रुप ट्रेट ऑफ ए और ओ इज डोमिनेंट, कि कौन डोमिनेंट है, वाई एंड वाई नॉट, बताओ। तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप इज बीइंग अ हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटी का कैरेक्टर है बिल्कुल। द नॉलेज ऑफ एन ब्लड ग्रुप पेरेंट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स चिल्ड्रन एंड वाइस वर्सा, बता सकते हैं। तो इस केस में देखो ये ना फादर का ये होगा, क्योंकि भाई ओ दिखाना है ना, अगर दोनों ए होंगे तो हर कंडीशन में IA-IO आएगा, हमेशा ए ही आएगा, तो तभी पॉसिबिलिटी है। तो अबव क्रॉस 50% ऑफ द प्रोजनी विल हैव अ ब्लड ग्रुप ए। क्यों, तो बेटा फादर का क्या है IA-IO, मदर का है IO-IO। इसमें से देखो सबसे पहले IA अलग होगा और यहाँ से IO अलग होगा, सेपरेट सेग्रेशन पहला लॉ लगेगा, मेंडल का सेग्रेशन वाला लॉ। फिर ये इसके साथ जाके क्रॉस करेगा, बना लेगा IA-IO, ये इसके साथ जाके क्रॉस करेगा, बनाएगा IA-IO, ये इसके साथ जाके क्रॉस करेगा IO-IO, ये वाला इसके साथ जाके क्रॉस करेगा IO-IO। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए आपके O ब्लड ग्रुप वाले, और ये दोनों हो गए आपके A ब्लड ग्रुप वाले। तो 50-50 चांसेस है। एट द सेम टाइम दिस डाटा गिव इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट मेंशन दैट फादर हैज अ होमोजाइगस और अ हेट्रोजाइगस है, तो हमने तो हेट्रोजाइगस ले लिया। अगर होमोजाइगस है तो भाई 100% यही आते हैं, बट प्रोजनी में एक डॉटर आ रही है जो कि ओ की है, तो इसीलिए हमने मान लिया कि वो हेट्रोजाइगस है। मदर तो होमोजाइगस होनी ही होनी है, क्योंकि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो तो रिसेसिव वाला केस है ना, जो कि होमोजाइगस ही होता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, पर डॉटर से हमने अंदाजा लगा लिया है, पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी भी हमको नहीं मिली है। ओके नेक्स्ट,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पिंक कलर का फ्लावर डोमिनेंट है। चलिए पिंक कलर डोमिनेंट है, वाइल द वाइट कलर, ठीक है जी। तो हम लोग इसका जीनोटाइप लिख लें। तो मैम जो डोमिनेंट होता है उसी के लेटर से यूज करते हैं, तो पिंक को लिख लेंगे कैपिटल पी, वाइट को लिख लिया स्मॉल पी। दिस इज द पिंक रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाइट फ्लावर। ठीक है मैम, समझ ली इतनी बात तो हमने। इफ द पेरेंट बिलोंग टू द प्योर ब्रीडिंग डोमिनेंट एंड प्योर ब्रीडिंग, प्योर है इसका मतलब दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। प्योर का मतलब से हम लोग क्या समझ आएंगे, होमोजाइगस है। व्हाट विल बी द प्रोजेनी और मॉर्फोलॉजी फीचर ऑफ F1 जनरेशन? तो भाई सबसे पहले इनके गैमेट्स बनाएंगे हम। ये पेरेंट जनरेशन है बच्चों, ये कैसी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन है। हम लोग गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल पी, यहाँ पर स्मॉल पी और स्मॉल पी हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। चलिए अब इसकी क्रॉसिंग इससे करेंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी। नेक्स्ट कर लेते हैं इस सबसे पॉसिबिलिटी, एक बार पॉसिबिलिटी इसके साथ भी करने की थी, तो कैपिटल पी स्मॉल पी, एक पॉसिबिलिटी इन दोनों की करने की है, कैपिटल पी स्मॉल पी, एक पॉसिबिलिटी इन दोनों की करने की है, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब आपको पता है कैपिटल पी हर जगह आ रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो F1 जनरेशन है ये आपकी। तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स ऑल आर ऑफ पिंक कलर, ऑल आर ऑफ पिंक कलर, सारे के सारे पिंक कलर के ही होंगे क्योंकि पी कलर क्या है, डोमिनेंट है, बिल्कुल। तो इफ F1 प्लांट आर सेल्फ फर्टिलाइज, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करना है, तो कोई भी दो प्लांट लेते हैं, हमने ये ले लिया और ये ले लिया, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। सबसे पहले ये हमारी F1 जनरेशन है, हम इनके भी गैमेट्स बनाएंगे क्योंकि मेंडल ने कहा था कि कभी भी पूरे के पूरे आपके कैरेक्टर एक पेरेंट से पास नहीं होते, वहां पर सेग्रेशन होता है, हाफ ऑफ द कैरेक्टर ही कैरी होते हैं। इसलिए तो बेटा हम लोग यहाँ पे गैमेट्स बना रहे हैं और गैमेट्स ये जो कि हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो इनके कर लो, क्या क्या गैमेट्स बनेंगे, इनका गैमेट बनेगा एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी, इसका भी एक कैपिटल पी और एक बनेगा इसका स्मॉल पी। चलिए अब हम इसमें कर लेते हैं सिंपल क्रॉसिंग। इसकी क्रॉस इससे करी तो कैपिटल पी, भाई प्योर आ गया प्योर। इसकी इससे की तो कैपिटल पी स्मॉल पी, इसके इससे की तो कैपिटल पी स्मॉल पी, इसके इससे की तो स्मॉल पी। अब आपसे बोला जाएगा कि मैम रेशियो बता दो, तो हम अच्छा पहले ये बताते हैं कि कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं। तो भाई देखो इसमें कैपिटल पी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, ये तीनों के तीनों होंगे यहाँ पर पिंक कलर के, और बेचारा एक यही आएगा वाइट कलर का। तो 75% पिंक कलर है, 25% वाइट कलर है। तो बता दिया व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशो। अच्छा फिनोटाइपिक रेशो बताना है, फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस वाला रेशो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकली क्या बन रहा है, मतलब फिजिकली मुझे या तो पिंक फ्लावर मिल रहा है या व्हाइट मिल रहा है, इसका मतलब हमको रेशो करना है पिंक फ्लावर वर्सेस व्हाइट फ्लावर। तो बच्चों कितने फ्लावर पिंक हैं, 1 2 3, 3 है और एक व्हाइट है, तो 3 फ्लावर पिंक हो गए और एक फ्लावर व्हाइट हो गया। आ गया फिनोटाइपिक रेशो। एंड व्हाट विल बी दी प्रोजेनी, प्रोजेनी के ट्रेट कैसे होंगे बता दिया हमने, पूरा इलस्ट्रेशन हो गया है, देख लीजिए यही पूरी चीज आपको दिखाई गई 3:1। ओके नेक्स्ट, द एम्ब्रियो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। ये बात सच है भाई, मदर के ब्लड से ही लेता है एम्ब्रियो न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। क्या नाम है उस स्पेशल टिश्यू का, आप कहेंगे मैम उसका नाम है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा वो स्पेशल टिश्यू है जो कि यूट्रस में बेबी के अटैचमेंट के बाद अटैच हो जाता है और बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। गिव एनी अदर फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू अपार्ट फ्रॉम द मेंशन अब, इसके अलावा, तो इसके अलावा ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो कलेक्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, कलेक्ट करता है, इसको गैसियस प्रोवाइड करता है, नेसेसरी ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है, यही तो प्रोवाइड करेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेशल टिश्यू, चलो भाई कर लेते हैं। तो दिस स्पेशल टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिशन इज प्लेजेंटा, बिसाइड प्रोवाइड अवर, इसके प्लेजेंटा हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एम्ब्रियो और इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एम्ब्रियो फॉर एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी करता है। प्लेजेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ डिस्क लाइक, दैट इज अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो कि यूट्रस की वॉल से अटैच है। तो मैम बना के दिखा देते थोड़ा सा आपको बच्चों।
तो हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो बना लेते हैं पार्ट यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। तो यूट्रस वाले पार्ट में जब यहाँ पे बेबी आके अटैच हो जाता है, जब यहाँ पर बेबी का अटैचमेंट हो जाता है तो ये यूट्रस से एक ट्यूब इसको जोड़ती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पर एक टिश्यू होता है जो कि बेबी को प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, उसी का नाम प्लेजेंटा है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय द मिनट फिंगर लाइक प्रोसेस, जिसको विली कहते हैं, विली से बनता है। वन सेट ऑफ यूट्राइन वॉल एंड द सेट ऑफ द एम्ब्रियो, द ब्लड फ्लो थ्रू द फाइन कैपिलरी ऑफ प्लेजेंटा। एक बार जब यूट्रस के अंदर बेबी का अटैचमेंट हो जाता है, जिसको बेटा हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ये अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब एक बार बेटा ये काम हो जाता है तो जो अब ब्लड होता है वो पतली पतली कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू पहुंचता है प्लेजेंटा के पास, और प्लेजेंटा पहुंचाती है बेबी के पास, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वेस्ट कलेक्ट होता है और ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इफ कॉपुलेशन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है तो क्या कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? तो कहेंगे अगर मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब 10 से 12 दिन, यही सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि इस समय ही ओवरी जो है वो ओवा प्रोड्यूस करती है। तो आप लिखेंगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब ओनली इफ मैच्योर ओवम इज रिलीज। भाई मैच्योर ओवम रिलीज होता है तो इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग मिडल ऑफ द सेक्सुअल साइकिल, मिडल में ही होता है 10 से 12 दिन में, क्योंकि तभी फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी ओवा मैच्योर करती है। दस इफ कॉपुलेशन अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, और कुछ पॉसिबल नहीं, फर्टिलाइजेशन ही सबसे मैक्सिमम चांसेस है बल्कि इस समय फर्टिलाइजेशन के होने के। ठीक है, चलिए अब आगे आपका सेक्शन डी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनकी क्या वेटेज है भाई 5 नंबर के हैं, 5 मार्क क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो, नेम द 3 मेजर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरह की ब्लड वेसल्स बताने, तो हम बताएंगे कि ब्लड वेसल्स 3 तरह की कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली, और कैपिलरी थिन ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब कैपिलरी। चलो देख लेते हैं। तो 3 मेन ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड योर कैपिलरीज। 3 ही हैं ये, देख लेते हैं क्या है। आर्टरीज आर थिक इलास्टिक वॉल, मोटी मोटी वॉल, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर हाई होता है। डायमीटर इनका 1 सेंटीमीटर होता है। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू दी बॉडी, कहाँ से कहाँ तक लेती है? हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेती है। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू थिन आर्टेरियोल्स, बहुत पतली पतली आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कैपिलरी बनती है जो कि 1 माइक्रो डायमीटर की इक्वल होती है, इतनी छोटी माइक्रोन डायमीटर। द वॉल ऑफ द कैपिलरी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर, क्योंकि बहुत पतली है, प्रेशर कम हो जाएगा ना, बहुत सारे पार्ट्स में से बिल्कुल वही है। जैसे नदी जब आपकी माउंटेन से निकलती है तो कितनी हाई फ्लो में आती है, पर जब नीचे आती है तो काफ़ी सारी धाराओं में बट जाती है बहुत सा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जब ब्लड हार्ट से आता है तो बहुत प्रेशर से आता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल मोटी मोटी है, पर आगे जाकर पतली 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 ट्यूब्स में बह जाता है, जहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो वॉल इतनी मोटी क्यों चाहिए, इसलिए कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है, सिंगल लेयर से बनी हुई है। ठीक है, तो द मसल्स एंड द इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द कैपिलरी। मसल्स और इलास्टिक फाइबर नहीं होते, मतलब अगर फटेगी तो फट जाएगी। द वॉल्स ऑफ दिस कैपिलरीज आर सो थिन, इसलिए एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एंड गैस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। आसानी से हो पाता है सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन इसी समय से, लिवर और लंग्स थ्रू देम। द कैपिलरी अगेन रीयूनिट, फिर दोबारा कैपिलरीज इकट्ठा हो जाती हैं टू फॉर्म वैनुअल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। दीज वैनुअल एंड वेन रिटर्न द ब्लड टू दी हार्ट, और ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आर्टरीज लेकर आई थी वो कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, तो देखिए डायग्राम ये रहा, आर्टरी कितनी मोटी है, इसमें से ब्लड आ रहा है, ये पतली पतली ट्यूब है जिसको ब्लड कैपिलरी कह रहे हैं, फिर सारी की सारी इकट्ठा हो गई, बन गया है आपका वेन। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन था शायद हमारा वहीं पर,
क्या था? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? तो न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में इनटेक होना और यूटिलाइज हो जाना। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज इट, सिंपल, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। दो आपको मेजर काइंड के न्यूट्रिशन समझाने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कोई भी समझा दो यार। चलो, न्यूट्रिशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड मैटर टू बिल्ड अप द बॉडी। भाई बॉडी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, खाना चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, ताकि हम अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब अपने रोजमर्रा के अपनी बॉडी में जो काम होते हैं जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, इनको कर सकें। द मटीरियल विच प्रोवाइड दीज टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट, जो मटीरियल इनको प्रोवाइड करता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं या फूड कहते हैं। द सम टोटल ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो वो खाना लेना और उससे एनर्जी लेना ही कहलाता है सिंपल न्यूट्रिशन। अब मेजर ऑफ न्यूट्रिशन बता दें, दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से? एक ऑटोट्रॉफिक, जिसको हम हेलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, इसमें सेल्फ प्रिपेयर होता है। ऑल ग्रीन प्लांट और कुछ प्रोटोजोआंस एंड ब्लू ग्रीन एल्गे हैव इवॉल्व्ड अ मैकेनिज्म, इनके पास एक मैकेनिज्म है जिससे डायरेक्टली यूज करते हैं एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक फूड, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सेरा, इनके पास CO2 आती है, कहाँ से आती है? तो आप कहेंगे मैम ये स्टोमाटा से आती है। वाटर कहाँ से आता है? रूट से आता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोफिल क्या करता है? यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप लाइट एनर्जी को याद रखेंगे, तीनों फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। पहला, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि क्लोरोफिल के द्वारा होती है, दूसरा काम, वाटर का स्प्लिट हो जाना, किस किस में? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन गैस बाहर। फिर तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का H2 के साथ रिएक्शन होकर बना देना फूड, C6H12O6 फूड। तो वही दिखाया है आपको, ये फाइनल रिएक्शन ये होते हैं, वरना 3 स्टेप्स में ये काम होता है। फिर सम बैक्टीरिया, जैसे जिनको हम कीमोट्रॉफ कहते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। नहीं, ये नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आता है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, डिपेंड करेगा। हेट्रो, जिसमें एनिमल फंजाई आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। कैन नॉट यूटिलाइज सन एनर्जी, हम लोग सन एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। दे यूज केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज बाय द ऑर्गेनिज्म इन बिल्डिंग देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम तो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो खाना बनाया है ना, हम तो सिर्फ उनसे खाना ले सकते हैं। सच अ मोड ऑफ फीडिंग, इस तरह का फीडिंग जो है वो कहलाता है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म से करते हैं वो कहलाते हैं हीट्रोट्रॉफ, जिसमें हम लोग आते हैं, फंजाइज वगैरह आती हैं, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट है अपना सेक्शन ई, जिसमें सोर्स बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जो कि कितने मार्क का है? 4 मार्क का। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को रीड करते हैं और फिर समझते हैं क्या है। चलिए, क्या है भाई? एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम, एनिमल के पास नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है ऑफ द बॉडी, बट प्लांट नाइदर हैव अ नर्वस सिस्टम नर अ मसल। ना तो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है क्योंकि उनको कोऑर्डिनेशन, प्लांट उनके बॉडी में हार्मोन से होता है, ना तो मसल चाहिए उनको। सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, स्टिमुली मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से कैसे करते हैं? तो व्हेन वी टच अ लीफ ऑफ द छुई मुई प्लांट, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, मिमोसा प्लांट भी कहते हैं, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप। अब देखते हो ना, टच करते वो मुरझा जाता है। क्यों? व्हेन द सीड जर्मिनेट, सीड कैसे जर्मिनेट करेगी? द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम अप इन द एयर, रूट्स नीचे जाती हैं। जब सीड जर्मिनेट करती है तो रूट जमीन के अंदर जाती हैं और जो स्टेम है वो हवा में जाती है। क्यों? फर्स्टली द लीव्स आर सेंसिटिव प्लांट, मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच। अब यहाँ पर क्या होता है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटा जो लीव होती है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे ही आप उसे टच करते हो वो फोल्ड हो जाती है। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग कॉज द ग्रोथ। पर देखो 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि टच मी नॉट वाला, उसमें आप टच करो से कोई ग्रोथ नहीं हो रही, पर सीड जो फैल रहा है
ज़मीन के अंदर या ऊपर, वो एक ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट है बच्चों। इफ इट इज़ प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोइंग, अगर आप इसको ग्रोइंग करने से रोक दोगे तो वहाँ पे कोई मूवमेंट भी नहीं होगी। मतलब सीड के अंदर मूवमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, पर टच मी नॉट प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रही है। So plants show two different type of movement. One it is dependent on the growth and other which is independent of the growth. दो चीजें देख रहे हैं, ठीक है भाई, दिखा दिया आपको यहाँ पर। देखो दिख रहा है, ये प्लांट फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि सनलाइट की ओर जा रहा है। ये थिग्मोट्रॉपिज्म कर रहा है, टच करके मुरझा जा रहा है। ये हाइड्रोट्रॉपिज्म कर रहा है, मतलब रूट्स पानी की ओर जा रही है। हाइड्रो मतलब पानी, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, ठीक है, ये रहा दिखा रहा है। आपकी बुक के डायग्राम में कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल्स के थ्रू मूवमेंट होना, जो कि पोलन ग्रेन्स करते हैं। तो प्लांट नाइदर हैव अ नर्वस सिस्टम ना मसल, तो कैसे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते, तो हार्मोनल सिस्टम के द्वारा। वाई मिमोसा पिडिका जो लीव्स हैं, ड्रॉप व्हेन वी टच, उनको टच करते तो क्यों करते हैं, उसको एक और नाम बताओ। और टर्गर मूवमेंट क्या होता है, ये सब बताना है। चलिए, तो इन प्लांट केमिकल कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, जो कि प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। फिर मिमोसा पुडिका की लीफ, जो छुचू टच मी नॉट की जो लीव्स हैं, व्हेन वी टच, जब उनको टच करते हैं तो उसका टर्गर प्रेशर मतलब पानी। भाई देखो, लीव्स के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, जैसे आप उसको टच करते हो ना, तो टच करने से उसके जो स्टोमाटा होता है वो खुल जाता है, और जब कभी भी स्टोमाटा खुलता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। पानी भाप बन के उड़ गया तो पानी का प्रेशर कम हो गया, और उसी पानी के प्रेशर को बेटा टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये रहा, ड्यू टू द टर्गर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द बेस पेटियोल खत्म हो जाता है, और अदर नेम इसका टच मी नॉट है और छुई मुई है। टर्गर मूवमेंट इज द मूवमेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्गर मूवमेंट, इसको आप ऑस्मोटिक मूवमेंट भी कहते हैं, ऑस्मोसिस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से पानी का मूवमेंट होना लोअर कंसेंट्रेशन में, बस यही है। लोअर हाफ एंड द अपर हाफ ऑफ द पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, इस पूरे भाग को पेटियोल कहते हैं। वो सॉरी, ये जो डंडी होती है, इस डंडी को पेटियोल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपसे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था आपका। फिर व्हाट इज अ ट्रॉफिक मूवमेंट, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो ट्रॉफिक मूवमेंट इज द मूवमेंट विच अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। मूवमेंट विच इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है स्टिमुलस के, इसे हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। भाई स्टिमुलस की डायरेक्शन में, वहाँ से रूट हमेशा ग्रेविटी की ओर जाएंगी, पानी की ओर जाएंगी, ऊपर की स्टेम हमेशा सन की ओर जाएगी, फोटोट्रॉपिज्म करेगी। ट्रॉफिक मूवमेंट हैपन ये इसलिए होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शूट यूजली ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। शूट जो होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, भाई मेरी डायरेक्शन में कोई मेरे साथ आ रहा था मतलब पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है ना भाई, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, पॉजिटिव सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बच्चों आज हमने एक पेपर का सोल्यूशन खत्म किया है। सारे क्वेश्चंस देखेंगे भाई किस किस तरीके से बायो में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब पूछा जाएगा तो कहाँ पर क्या मेंशन करना है, कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ें आज हम लोगों ने यहाँ से देखी। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया इससे हो गया होगा। फिर मैम आपसे एक बात वही कहना चाहेगी कि बेटा फोकस करो, टाइम कम है अब हमारे पास, अब हम लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख दीजिए। अच्छा बच्चों, वैसे वन शॉट्स भी हमारे अवेलेबल है, वो भी आप सारे देख सकते हैं। आप हमारे आइकन पे जाके क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगी। और बाकी ये सब पेपर्स को अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है प्रिपेयर आपको। ओके बच्चों, जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।